नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। जम्मू कश्मीर में पहले दौर के लिए वोटिंग में मतदाताओं ने भारतीय लोकतंत्र के समर्थन में लंबी लंबी लाइनें लगाईं और सदियों से आतंकवाद और अलगाववाद के साए से अलग लोगों ने जमकर मतदान किया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार ये चुनाव हो रहा है। फर्स्ट फेज के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर 23,27,000 वोटर अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक की 41% से ज़्यादा वोट डाले जा चुके थे। इनमें से दूसरे राज्यों में रह रहे 35,000 से ज़्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडित भी शामिल हैं, जो देश के अलग अलग शहरों से अपनी विधानसभा सीट के लिए वोट डाल रहे हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव में हिंसा और आतंकी वारदातें आम बात थीं, लेकिन वोटिंग शुरू होने से लेकर अब तक कहीं से कोई अप्रिय घटना अब तक सामने नहीं आई, जो ये बताती है कि न केवल सरकार ने सुरक्षा इंतजाम सख्त किए हैं, बल्कि कश्मीर की जनता ने भी अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों को नकार दिया है। ये उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो आर्टिकल 370 को जबरदस्ती मुद्दा बनाने पर तुले हुए थे। ये लाइनें सीमा पार से आतंक फैलाने वाले नापाक मंसूबों को जनता का जवाब है। कश्मीर की फिजा इस बार पूरी तरह से बदली हुई है। जहां कभी अलगाव के नारे गूंजते थे, वहीं इस बार विकास और बुनियादी मुद्दों की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में वोटरों के उत्साह और बदली हुई फिजा पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सीनियर पत्रकारों का पैनल होगा और सीधे आपको मैं वो दृश्य दिखाता हूं। रामबन, डोडा, बनिहाल, कुलगाम, पुलवामा, नायरा, ये तमाम अलग अलग मतदान केंद्र, जहां पर आप देख सकते हैं कि ज्यादातर मतदान केंद्रों में सुबह से ही लंबी लाइनें लगी हुई हैं और जो मतदान प्रतिशत है, अब तक जो मतदान प्रतिशत सामने आया है, उसको देखकर ये लगता है कि जब शाम फाइनल मतदान प्रतिशत आएगा तो वो कोई ना कोई इतिहास रचने वाला मतदान प्रतिशत ही होगा। आप देखिए, रामबन, डोडा, कुलगाम, पुलवामा, नायरा, ये तमाम अलग अलग मतदान केंद्र जहां पर भारी भीड़ लगी हुई है। अपने वोटिंग राइट्स के इस्तेमाल के लिए लोग सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है, चुनाव में क्या हो रहा है, इस संबंध में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ इसमें खास मेहमान जो जुड़ रहे हैं, उनमें से आलोक पांडे जी हमारे साथ रहेंगे बराबर। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। पुरुषोत्तम नवीन जी हैं। सत्येंद्र जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। पुरुषोत्तम नवीन जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुझे लगता है सबसे पहले आलोक पांडे जी, आपसे ही सवाल ले लेता हूँ। आलोक पांडे जी, लोग घरों से निकले, हम लोग सुबह से ही देख रहे हैं ये शॉट्स, ये दृश्य सुबह से ही देख रहे हैं। लोग घरों से निकले और लंबी लंबी लाइनें लगाए हुए हैं। अब तक हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर रिकॉर्ड मतदान की ओर आगे बढ़ रहा है और हो सकता है कि कोई इतिहास रचे, अब तक की सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत निकल कर आए। ये क्या माना जाए? दो तरीके से, दो नज़रिए से इसको देखा जा सकता है। आलोक जी, बहुत समझने वाली बात यह है कि क्या धारा 370, अनुच्छेद 370 हटने की खुशी है, या फिर धारा 370 का एक जवाब है केंद्र सरकार को, जिसकी वजह से इतना ज्यादा मतदान प्रतिशत देखने को मिल रहा है? आलोक जी। मैं तो धारा 370 हटने की खुशी में जाऊंगा, क्योंकि जब धारा 370 थी तब इतना मतदान कभी नहीं हुआ। कम से कम 1990 के बाद से तो जम्मू कश्मीर में मुझे इतना मतदान मिला ही नहीं। इसका मतलब ये है कि कोई भी हारे, कोई भी। आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने बताया कि स्विस एंटी वॉज ए बैरियर और ये कहीं न कहीं हमें मतदान से रोकता। ये बात तो सिद्ध हो गई ना, वरना तो 1990 के बाद से मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मेरी जानकारी में नहीं है कि कभी 1.5 तक 40-50 और 56% वोट पड़ता हो जम्मू कश्मीर में। 5%, 10%, 12%, 15% वोट, और वो फिर जो अलगाववादी लोग हैं वो उसका गलत तरीके से उसको मिसयूज करते थे। आज अब जम्मू कश्मीर में वो लोग जो अलगाववादी विचारधारा का समर्थन करते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के समर्थन में बोलते हैं, उनके मुंह में ताला लग जाना चाहिए। उनके मुंह में जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक तमाचा मारा। ये लोकतंत्र में जीत और हार अनूठी बनी ही रहती है।
अब जनता पार्टी जीते, हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जीते, ये एक अलग मैटर है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये बता दिया है कि अगर 370 हटा है तो वोट दे करके उस उन्होंने मोहर लगाई थी। ये जवाब नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, लोकतंत्र को जीता है कोई हारता है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र जीता, और वो लोग जो कहते थे कि जम्मू कश्मीर और इंडिया, मैं उन्हीं के लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि इंडिया और जम्मू कश्मीर को जोड़ने का एक ब्रिज है 370, जम्मू कश्मीर के लोगों ने बताया कि ये ब्रिज नहीं है, ये अवरोध था, ये रुकावट थी हमारे डेमोक्रेटिक राइट को जो दबा के रखा गया था। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस तरह से वोटिंग दी है, हम पर वोटिंग की है, ये संदेश है 370 की कंसेंट से। जी बिल्कुल, अब तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें से 50% मतदान हो चुका है। हमारे साथ शैलेंद्र जी भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है, आपके पास आऊँगा, लेकिन पुरुषोत्तम नवीन जी से पहले एक सवाल ले लेता हूँ, फिर उसके बाद आपके पास आता हूँ। शैलेंद्र जी, 10 साल बाद, पुरुषोत्तम नवीन जी, 10 साल बाद विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जब 10 साल बाद जमहूरियत बहाल हो रही है जम्मू कश्मीर में। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कमोवेश आज वही स्थिति विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में देखने को मिल रही है। लोगों में जो वोटिंग राइट्स का जुनून है, इसके पीछे वजह क्या है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में जो मई में हुए थे उसमें भी 50% के आसपास वोटिंग हुई थी, और अभी 4 बजे हैं, 4 बजे अगर 50% वोटिंग हो चुकी है, ये 3 बजे का फिगर मैं बता रहा हूँ, ये 3 बजे की बात आप कर रहे हैं, जी। तो आप समझें कि 6-7 बजे तक क्या स्थिति, 6 बजे तक संभवतः वोटिंग होनी है, तो उस समय तक लगभग यह आंकड़ा 60% तक जाएगा जैसा कि अनुमान है। तो आप देख लें कि जहां पर 10, 20, 30, 25% अगर वोट पड़ जाते थे तो माना जाता था कि जम्मू कश्मीर की एक भागीदारी लोकतंत्र में हो गई, लेकिन वहाँ पर 50%, 60% तक जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो निश्चित रूप से यह भारतीय संघ के प्रति एक आस्था है जम्मू कश्मीर के लोगों की। हाँ, यह बात जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उठाई कि हो सकता है कि यह 370 के पक्ष में हो या उसके विपक्ष में हो, या केंद्र ने जो निर्णय लिया था आज से 5 साल पहले कि 370 और 35A को हटाया जाए, उसके खिलाफ यह वोट हो। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय संघ में रहने की तो एक आस्था जताई जा रही है ना, तो इस दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि पहले तो यह होता था कि भारतीय संघ में ही आस्था नहीं होती थी, लोग वोटिंग में आते ही नहीं थे, लोग बिल्कुल नीरस हो चुके थे, एक तरह से कहें कि निरपेक्ष भाव उनका हो गया था भारतीय शासन प्रशासन के प्रति। तो पिछले 5 वर्षों में जो वहाँ केंद्र ने काम किया, जिस तरह के विकास के कार्य हुए, जैसे शांति बहाली का काम हुआ, आतंकवाद पर लगाम लगा, आज आप देख लें कि लाल चौक पर तिरंगा फहराने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज 1 बजे महिलाएं वहाँ आइसक्रीम खाती हुई नज़र आ जाती हैं, घूमते नज़र आ जाती हैं वहाँ लाल चौक पे जी। वहाँ शिकारे का जो रोजगार है वो तेज़ी से चल रहा है, पर्यटन बढ़ा है। तो इस तरह की चमत्कारिक चीज़ें हुई हैं। हाँ, यह जरूर है कि चूँकि वहाँ के अलगाववादी नेता, चाहे वो PDP के हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, ऐसे लोग, इन लोगों ने एक आग सुलगाई हुई है वहाँ के लोगों में कि तुम्हारा हक मारा जा रहा है 335A और 370 को हटा करके, और उसके परिप्रेक्ष्य में हो सकता है कि कुछ उसका एक दूसरे तरह का भी निष्कर्ष निकले। लेकिन कुल मिलाकर लोग बाहर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, किसी भी तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यह एक बड़ी बात। ठीक है नवीन जी। सत्येंद्र जी, लोकसभा चुनाव, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा पोल हुआ था, और पोल परसेंट इतना अच्छा था कि कई राज्यों को जम्मू कश्मीर ने पीछे छोड़ दिया था। आज भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। 3 बजे तक का जो पोल परसेंट आया है वो 50% के आसपास है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब 6 बजे एक तरीके से जो उसका 6 बजे का जो फिगर आएगा, वो मुझे लगता है कि कम से कम 65-70 तक पहुंचेगा, और ज़्यादा भी पहुंच सकता है। इसे एक अच्छे संकेत के तौर पर देखा जाए। ये बहुत अच्छा तो संदेश भी है, और मैं तो कहूँगा कि भारत के नक्शे में जम्मू कश्मीर जो है वो बिल्कुल शीर्ष पर है, वो मस्तक है हमारा। और जिस हिसाब से स्वाभिमान से पूरा जम्मू कश्मीर आज चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही गौरव की विषय हो सकती है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से आपने बताया कि लोकसभा में काफी बढ़ चढ़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वोट बढ़ चढ़ के दिया, और कई जगह पे तो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा निकल के आया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये हुआ कैसे, इसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं कि जब ये धारा 370 और 35A हटाया गया,
तो इसके बाद से जो वहाँ पे जिस हिसाब से पूरे भारत सरकार का तंत्र वहाँ पे लगा, जो वहाँ पे एलजी है मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने जिस हिसाब से पूरे सारे प्रोजेक्ट्स को इतना मेटिकुलसली बहुत ही डेडिकेशन के साथ में और पूरी टीम के साथ में इम्प्लीमेंट किया, अलग अलग जगहों पे उसको किया। फिर परिसीमन की बात आई कि परिसीमन में अलग अलग क्षेत्र बनाए गए। तो एक प्रकार से बहुत ही प्लान्ड वे में पूरा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर इंफ्यूज कर रही थी, मेहनत कर रही थी, और उसका अब ये निकल के आ रहा है, जिस तरह से अभी बाकी हमारे को पैनलिस्ट ने भी बोला कि रात में 1 बजे, दिन में 1 बजे, किसी भी समय आप देख लीजिए, लोग आराम से निकल सकते हैं। महिलाएं भी खुल के आप यहाँ पे आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जमहूरियत में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में लोगों का एक विश्वास तो बना है और स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी, इसमें तो दो राय कोई हो नहीं सकती है। बिल्कुल। दूसरी बात, पहले के जब चुनाव होते थे 10 साल पहले के, आप परिप्रेक्ष्य में देख लें तो वहां पे तो बूथों पे लिखा जाता था कि यहाँ पर आके वोट करके चैलेंज किया जाता था कि आप वोट करके दिखा लीजिए। तो वो वोट करने के लिए लोग बड़ा संदेह करते थे, बड़ा उहापोह की स्थिति में रहते थे कि हम निकले और वोट दें कि ना दें। कई जगहों पे तो बूथ पूरे खाली निकल जाते थे। जो वोटर, ये जो इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट्स हुआ करते थे, उनके ऊपर भी ये था कि भाई आप कैंडिडेट में पार्टिसिपेट करके दिखाइए, अगर आपको जीवित रहना है तो आपको चैलेंज हम करते हैं। याद करिए, वो भी एक माहौल था जब 26 जनवरी को लाल चौक पे आपको मोदी साहब को वहां पे ललकारा गया था कि अगर दूध पिया है तो आप आके आप झंडा फहरा के दिखा लीजिए। क्या ये स्थिति भारत देश में हो सकती थी? वो स्थिति और आज की स्थिति में कितना जमीन आसमान का अंतर है। जिस व्यक्ति ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया था, कन्याकुमारी से लेके वहां पे लाल चौक में गए, और आरुषि के नेतृत्व में अगर हम ये सारी स्थितियां देख रहे हैं तो ये हमारे हर भारतीय के लिए बहुत गौरव की बात है। जी। दूसरी बात, अगर आप ये देखें कि पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी और आपकी बाकी एनसी, ये सब तो वोट कंटेस्ट कर ही नहीं है। मेजर 4 पार्टियां हैं। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी का जो मेजर स्टेक है वो जम्मू में होगा, पर कश्मीर में आपका एनसी और पीडीपी का है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए कि इसके इतर कितने सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स यहाँ पे खड़े हुए। ये अपने आप में बहुत दिखाता है कि लोगों के अंदर न केवल वोटर्स की तरफ से, बल्कि जो कंटेस्टेंट्स हैं वो भी यहाँ पे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। 46-47% निर्दलीय कैंडिडेट हैं वहां पर, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। सत्यन जी, आपके पास, सत्यन जी, अभी इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को लेकर और जेंडर असंतुलन जो है उस पर चर्चा करेंगे, आपके साथ ही करूंगा। शैलेंद्र जी के पास चलते हैं। शैलेंद्र जी, हम लोग टीवी में पुलवामा, त्रास, शोपियां, ये जो इन इलाकों का जो नाम देखते थे ना, तो इसलिए देखते थे कि यहाँ पर आए दिन इनकाउंटर होते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले तक की बात कर रहे हैं कि पुलवामा में इनकाउंटर हुआ, त्राल में इनकाउंटर हुआ, शोपिया में इनकाउंटर हुआ। ये आतंकवादियों के गढ़ हुआ करते थे। लेकिन आज के दिन इसका नाम इसलिए लिया जा रहा है कि चूंकि यहाँ पर बम्पर वोटिंग हो रही है, यहाँ पर लोग घरों से निकले हुए हैं और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं पुलवामा, त्राल, शोपिया इलाकों में। ये भारत की राजनीति के लिए इसे शुभ संकेत माना जाए? जी हाँ, ये वाकई एक शुभ संकेत है। और इस बात पर यकीन भी किया जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में अब वह माइंडसेट में परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है, जिसके लिए बहुत लंबे समय से भारत सरकार प्रयास करती रही। अभी 1 महीने पहले ही मैं कश्मीर में श्रीनगर वगैरह एरिया में घूम रहा था, और मैंने व्यक्तिगत रूप से यह महसूस किया कि वहाँ पर रात के 12 बजे तक लड़कियाँ, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे टहलते हुए डल झील के आसपास, उसके बगल में राजनगर कॉलोनी है जो वहाँ का बहुत पॉश एरिया माना जाता है, उन सब जगहों पर, या जीरो ब्रिज जो है, बहुत श्रीनगर की बात करूँ, इन सब जगहों पर इतने अमन चैन से लोग टहल घूम रहे थे कि उतने अच्छे से तो हम यहाँ अपने लखनऊ में या दिल्ली वगैरह में या बॉम्बे में नहीं देखते हैं। और वहाँ बहुत ही बेधस तरीके से, बहुत बेतकल्लुफी से लोग चल रहे थे। हमने सुबह 6 बजे पर्पजली मैं जानबूझ करके ऑब्जर्वेशन के लिहाज से मैंने देर रात तक अकेले यात्रा की वहाँ पर, और मॉर्निंग में भी 6 बजे से उठ करके मैं टहला इसीलिए कि कहीं दिखे। स्कूल के समय में कोचिंग में बच्चियाँ जा रही हैं और लड़कियाँ बड़ी जा रही हैं, सब लोग घूम टहल रहे हैं ऐसे जैसे कुछ यहाँ के बारे में कोई निगेटिव ही ना हो, हर जगह। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर वो जो कहा जाता है कि कम पढ़ा लिखा जमात वो ज़्यादा अग्रेसिव होता है आजकल, ऑटो रिक्शा वाले, टेम्पो वाले ड्राइवर, ये लोग की नज़रें भी खराब होती जा रही है अपने क्षेत्रों में।
वहां हमने देखा वहां उनमें बड़ी सलाहियत पाई गई। मतलब कहीं कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे हम कहीं ऐसे परेशान जगह पे आए हैं। हाँ, एक बात जरूर दिखी कि हर 100 मीटर पर सीआरपीएफ का एक जवान AK-47 लिए खड़ा रहा, लेकिन वो या तो ये रणनीति का स्ट्रेटजी का पार्ट है। इसके लिए मैंने जब इनफॉर्मली बहुत से लोगों से बात की तो मैं बिल्कुल इस बात को तस्दीक करूंगा कि उनका ये मानना था कि मोदी जी के आने के बाद से ये परिवर्तन हुआ, और इस बात की क्रेडिट वाकई नरेंद्र मोदी जी को दी जानी चाहिए, बिना किसी दल राज की, बिना किसी पक्ष विपक्ष के वोट की। ये ठीक है। उनके बहुत सी चीजें हमें नहीं समझ में आती हैं, लेकिन इस काम के लिए उनको श्रेय दिया जा सकता है। उन्होंने जो भी रणनीति बनाई, जिस तरह का जहां पर उन्होंने सख्ती और जहां पर उन्होंने डायलॉग कायम किए, जहां पर उन्होंने सुविधाएं देने का काम किया, उन सब चीजों का बड़ा असर रहा। रेलवे ट्रैक से जुड़ने जा रहा पूरे देश के साथ कश्मीर, वहां पर श्रीनगर में देखा रेलवे स्टेशन बना हुआ है, वहां से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर जिला बदल जाता है, बड़गांव पड़ता है, लेकिन अब आप श्रीनगर तक ट्रेन से जा सकते हैं। केवल बीच का भी यह पार्ट रह गया है जो जम्मू से आपको जोड़ रहा है घाटी को, एक छोटा सा बस पैच रह गया है जी। बाकी सब ट्रेन से यहाँ से यात्रा करेंगे। तो वो लोग मानते हैं, वहां पर फ्लाईओवर ब्रिज हमने देखा श्रीनगर में बना जी, हुआ, बिल्कुल, एक लंबा फ्लाईओवर ब्रिज। उसके बारे में लोगों का कभी कहना है कि ये पहली बार हुआ है कि इतने वर्षों में यहाँ पर इस तरह का फ्लाईओवर ब्रिज बना है। जी ठीक है शैलेंद्र जी, आऊंगा आपके पास आऊंगा। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े भी जुड़ गए हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। पंकज वानखेड़े, जो पोलिंग परसेंटेज आ रहा है वो सीधा सीधा ये इशारा कर रहा है कि वहां की जनता ने आतंकवाद और अलगाववाद को करारा तमाचा मारा है। और हार और जीत किसी की भी हो पंकज, लेकिन लोकतंत्र स्थापित हो रहा है जम्मू कश्मीर में, ये बड़ी चीज है। आलोक जी, देखिए पिछले 10 सालों में लगातार विपक्ष इस बात का माहौल बनाता नजर आ रहा था कि श्रीनगर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लोगों में डर का माहौल है, सीआरपीएफ AK-47 गन लेके खड़ी होती है, इसलिए लोग उसकी तारीफ करते नजर आते हैं, लेकिन कोई माहौल बदला नहीं है। लेकिन हकीकत जमहूरियत बताती है कि चुनाव के दौरान जब वोटिंग होती है तब मालूम चलता है कि हकीकत क्या है, और वो हकीकत नजर आ रहा है। वोटिंग ऑफ परसेंटेज आप देखिए लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। आप डोडा देखिए, डोडा एक ऐसा एरिया है जहां पे पुलगामा देख लिए, ये तमाम ऐसे जगह है जहां पे आतंक से घिरा हुआ एरिया था। 10 साल पहले अगर आप जाएंगे तो वहां पे पर्यटक घूमने के लिए डरते थे, पर्यटक जाने के लिए डरते थे वहां पे, और वहां पे आज बम्पर वोटिंग हो रही है। करीबन अभी अगर 2 बजे के आसपास की जो वोटिंग परसेंटेज है 41% के आसपास दर्ज की गई है, और लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इससे साफ नजर आ रहा है विकास भी हुआ है, लोगों के मन में डर का जो भाव था वो निकल कर भी आया है, और लोग घर से बाहर निकलकर अपनी जो सरकार बनाने की इच्छा जो जाहिर की थी वो करते नजर आ रहे हैं, और लोग लगातार वोटिंग भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज देखिए समीकरण इस तरह से, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पे है, दोनों साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है और पीडीपी अकेले चुनाव लड़ रही है। हमने इसके पहले भी देखा था कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे पीडीपी निकल कर आई थी, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी 10 साल पहले, और अब स्थिति बिल्कुल उलट है। और अब माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों में भरोसा जता है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। और देखिए लगातार चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बताया जा रहा है कि अब इसके बाद जो जम्मू में इलेक्शंस होंगे 2nd और 3rd फेज के, वहां पे प्रचार करने जाएंगे। अमित शाह लगातार वहां पे जा ही रहे हैं। उसके अलावा जब घोषणा पत्र वहां से जारी किया गया था तब भी तमाम बड़े नेता वहां पहुंचे, और अनुराग ठाकुर से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस भी अपना दमखम दिखाती नजर आ रही है। अब यहाँ पे अब 2nd जनरेशन की जो भविष्य है वो तलाशा जा रहा है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती की बेटी हो या तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उनके बेटे हो। तो तमाम लोगों की तरफ से ये बात कही जा रही कि अब जो 2nd जनरेशन है वो उभर के आ रही है और उनको मौका देना चाहिए। तो कहने के सबसे पहला जो महत्वपूर्ण ये है कि वहां पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से साफ नजर आ रहा है कि डर का जो माहौल था 10 साल पहले तक वो खत्म होता नजर आया है। जी बिल्कुल। पंकज एक बहुत महत्वपूर्ण बात, चूंकि आप केंद्र सरकार और बीजेपी कवर करते हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि चूंकि वैली में जो 47 सीटें हैं, उन 47 सीटों में सिर्फ और सिर्फ 19 सीटों पर ही बीजेपी अपने प्रत्याशी उतार पाई है। क्या ये कोई रणनीति है या फिर प्रत्याशी ही नहीं मिले बीजेपी को वहां पर चुनाव लड़ाने के लिए?
देखिए, रणनीति का हिस्सा हो सकता है आलोक जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हमें उम्मीदवार वहां उतारना है जहां से उनको वोटिंग मिल पाए, यहाँ वहां से वोटर्स उनको वोट कर पाए। क्योंकि अनुमन अब देखिए, अगर उतार दिया गया और मान लो जमानत जब्त हो गया तो एक कहीं ना कहीं मैसेज जरूर जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट वहां उतारा और उनको जमानत जब्त होगी। तो बीजेपी चाहती है कि लीडिंग पोजीशन पर रहें और बेहतर जो है वहां पे प्रचार कर पाए, इसलिए सीमित सीटों पर चुनाव लड़ा जाए और सीमित सीटों पर चुनाव प्रचार भी किया जाए। क्योंकि अगर लार्जर वाइड तौर पर देखा जाए, अगर ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा और वहां पे इनकैश नहीं हो पाया वोट के तौर पर, तो कहीं ना नुकसान भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को लेकर हो सकता है, उनके पहचान को लेकर हो सकता है कि पिछले 10 सालों पे आप दावा कर रहे थे कि यहाँ पे बदलाव हो गया, तो फिर क्या हुआ। तो ऐसे मुझे लगता है वो रणनीति का हिस्सा होगा कि लिमिटेड सीटों पे चुनाव मैदान पे उतारा जाए भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कैंडिडेट, और वहां से उसको फायदा निकले। और लगातार देखिए, तमाम जो केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं, वरिष्ठ नेता जा रहे हैं वहां पे, तरुण चुग वहां पे लगातार अपना मोर्चा संभाले हुए हैं, गिरिराज सिंह भी जा चुके हैं वहां पे, अनुराग ठाकुर लगातार जा रहे हैं, तमाम जितेंद्र सिंह मोर्चा संभाले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जी किशन रेड्डी है वहां पे। तो कहीं ना कहीं लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि जितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं वहां से नतीजे बेहतर और बेहतर निकल कर आए। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए पंकज वानखेड़े। सत्येंद्र जी के पास चलेंगे। सत्येंद्र जी चूँकि हमारे साथ कम वक्त के लिए हैं, एक सवाल ले लेता हूं उनको, उसके बाद फिर उनका भी शुक्रिया करता हूं। सत्येंद्र जी, बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से घाटी में, वैली में शांति है, सामान्य जनजीवन पटरी पर आने लगा है, घाटी में चरमपंथी घटनाओं में कमी आ गई है, लोग मुख्य धारा में लौटने लगे हैं। आज जो वहाँ पर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं, उससे ये चीज़ तो साबित होती है कि लोग मुख्य धारा में लौटने लगे हैं, लेकिन बाकी चीज़ों पे क्या वाकई जो बीजेपी कह रही है वो धरातल में दिखती हैं चीज़ें? देखिए, वहाँ के जो लोगों ने पीछे पीछे कितने सालों तक दहशतगर्दी का दंश झेला है, ये सभी को पता है। और पहले न्यूज में हमेशा हम ये सुनते थे कि हाँ, यहाँ पे इतने ये घटना हुई, इतने सैनिक, इतने ये हुए। इस तरह की घटनाओं की कम से कम अब वो पत्थरबाजी और बाकी चीजों की सूचनाएं हमें नहीं मिलती हैं। कहीं छुटपुट घटनाएं होती रहती है, टारगेट किलिंग होती रहती है, वो बीच बीच में आती जरूर रहती है, तो वो जाते जाते जाएगी। लेकिन पहले से जो माहौल है, जो खुशनुमा माहौल था वहाँ पे कश्मीर का, वो पहले से वापस आता हुआ महसूस हो रहा है। ये सभी ने देखा है। टूरिस्ट की वहां पे जाने की बड़ी वो होड़ लगी रहती है। अब वो श्रीनगर और उसके बियॉन्ड भी जाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो ये पहले था ही नहीं। पहले तो हम कश्मीर के अंदर में जाने की बात कह ले और श्रीनगर और उसके आगे की बात तो सोचना ही बड़ी मुश्किल की बात होती थी। तो ये वातावरण तो डेफिनेटली बदला है, और जिस हिसाब से वहाँ पे डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेरे को भी जाने का मौका मिला था, मैंने देखा वहाँ पे किस हिसाब से लोगों का बिल्कुल वो है। तो वो जो चीजें हैं उसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों ने उसको बहुत अच्छे से समझा है, देखा है, किया है, और उसको कहीं ना कहीं आत्मसात भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ में जो बुनियादी उनकी जो इश्यूज है, बुनियादी इश्यूज का मतलब है कि अगर आप देखें तो वहाँ पे तालीम एक बड़ी अच्छी बात है कश्मीर, जम्मू कश्मीर की और खासतौर से कश्मीर की भी, कि वहाँ की जो मुस्लिम बच्चियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं अच्छी एजुकेशन मिली। तो वहाँ पे जो लिटरेसी परसेंटेज है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ, रोजगार की बात जो है, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिज्म के ऊपर ही ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, तो इन सारे जो बेसिक बुनियादी सुझावों की जो हम बात करते हैं उनके ऊपर डेफिनेटली बात आनी चाहिए। और इसी के ऊपर कि हम क्या हैं, किसके साइड बैठ रहे हैं, प्रो इंडिया, प्रो वो, ये सारी चीजों के अब वो दौर पूरा हो गया। झेलम नदी में बहुत पानी बह चुका है, उसके बाद में 10 साल में हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। तो ये चीज का अब कैपिटलाइज करने का है, और मुख्य धारा से जो जोड़ने की बात करते हैं तो उन सारे मुद्दों पर अब हमें बात करनी होगी, विशेष तौर से जैसे कि एक सामान्य राज्य के लिए हम करते हैं, कि जिसमें रोजगार की बात, हेल्थ की बात, एजुकेशन की बात और बाकी चीजों की हम बात करें, उस पर ज्यादा फोकस करना होगा। और ये धीरे धीरे कालांतर में हम देखेंगे। लेकिन जो इतने सालों में विकास की कहीं ना कहीं एक वहाँ पे स्टेज लग गई थी, वहाँ पे रुकावट आ गई थी किसी भी कारणों से, उनको अब हम जो दूर करना है, और वो कंपनसेशन करने का बहुत अच्छा समय यह मिला हुआ है। अब इसके बियॉन्ड में हम ये मानते हैं कि जब वापस इलेक्शन दोबारा हो रहे हैं परिसीमन के बाद में, और अभी 2 फेजेज और बाकी हैं, इसके बाद में रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट किसके पक्ष में आएंगे नहीं आएंगे वो है, लेकिन एक पक्ष जो जीतेगा वो है हमारी जम्मू। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि लोकतंत्र जीतेगा, रिजल्ट किसी के पक्ष में भी आए। हम लोग चर्चा कर रहे थे जम्मू कश्मीर चुनाव की, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली पर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण आज देखने को मिल रहा है, और सुबह से ही 7 बजे से लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। शाम 6 बजे तक
वहाँ के लोग वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और वोटिंग राइट्स के लिए अभी तक 3 बजे का जो पोल परसेंटेज आया है वो 50% के आसपास है, जो वाकई ये साबित कर रहा है कि वहाँ के लोगों में दिलचस्पी है वोटिंग राइट्स को लेकर और लोग घरों से निकलकर अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हार जीत किसी की भी हो, लेकिन लोकतंत्र स्थापित हो रहा है जम्मू कश्मीर में, ये बड़ी चीज़ है। इस संबंध में हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम सारे मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में पुरुषोत्तम नवीन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा आलोक पांडे जी और शैलेंद्र श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक पांडे जी के पास चलेंगे और कुछ और मेहमान भी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आलोक पांडे जी के पास चलेंगे। आलोक पांडे जी, वहाँ पर कई सारे मुद्दे, रोजगार का मुद्दा, उसको लेकर वहाँ के लोग केंद्र सरकार को घेरते रहे। आतंकवाद और सुरक्षा का जो मुद्दा था उसको लेकर भी लगातार घेरा जाता रहा है। आज का जो ये पोल परसेंटेज जो एक तरीके से देखने को मिल रहा है, 3 बजे तक का जो पोल परसेंटेज आया है, उसके आधार पर अगर बातचीत करें तो लोग निकल रहे हैं, लोग लोकतंत्र पर आस्था जता रहे हैं। लोगों की लंबी लंबी लाइनें अभी भी लगी हुई हैं जो वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसको क्या माना जाए, वहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों पर ये चुनाव हो रहा है कि कुछ अन्य बातें भी लोगों के दिमाग में चल रही जिसकी वजह से लोग अपने वोटिंग राइट्स को लेकर लाइन में लगे हुए हैं? देखिए, ये संदेश है पाकिस्तान, ये संदेश है ऐसे सारे लोगों को जो ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर इज ए नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये सबको संदेश है। आज का जो ये जनमत है, एक तरह से जनमत, और जनमत में जनता जिस वोट दे करके बोलती है ना, इसमें कोई आवाज नहीं देगी। सभी के सब वोट दे रहे, कोई आवाज आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन जो आवाज उसकी शांति से, उसके बैलेट पे दबाने से, उस बटन पे दबाने से जो आवाज निकल रही है लोकतंत्र की, वो संपूर्ण विश्व को, जो लोग भी कश्मीर को लेकर के बयानबाजी करते थे, राग अलापते थे, आज उनके मुंह पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने उस वोटिंग राइट का उपयोग करके मुंह पे तमाचा मारा। ये पहला संदेश, बगैर बोले। लोकतंत्र में यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि जनता उस पर कुछ ना बोले तो भी बहुत कुछ बोलती है। तो आज पाकिस्तान के मुंह में करारा तमाचा लगा है। बहुत सारे पाकिस्तान में बैठे आकाओं को भूख नहीं लगेगी, उनकी भूख प्यास हट जाएगी। आज के बाद उनके पास जो नैतिक शक्ति है उसका क्षरण होने जा रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर के जो राग अलापते। जम्मू कश्मीर के वो लोग जो सेपरेटिस्ट है, जो जम्मू कश्मीर को अपने इससे जकड़ में रखना चाहते हैं, आज जम्मू कश्मीर की जनता ने उनको जवाब दिया है कि हम सोच सकते हैं, हम अगर वोट कर सकते हैं, इसका मतलब हम सोच रहे हैं। बिल्कुल, मैं फिर कहता हूँ, आज लोकतंत्र जीत चुका है जम्मू कश्मीर में। अब पार्टी सरकार किसकी बनती है, इससे जम्मू कश्मीर में, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, वहाँ वोट होता है, कोई सरकार बनाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है 370 जो हटाने की बात भी कर रहे हैं, वो 370 नहीं हटा सकते। इसलिए सिर्फ एक इमोशनल नारा जरूर है, और मुझे लगता है आने वाले चुनाव में वो नारा भी धीमा पड़ जाएगा। एक डेटा और देखो आलोक, हमारे जो पहले मेहमान थे वो एक डेटा दे रहे थे जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट का। मैं भारत सरकार का एक डेटा देता हूँ। बिफोर 370 जब हटा नहीं था, जब 350 लगा था, तब 5 साल में 9,000 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे थे। ये भारत सरकार का डाटा है, दैनिक जागरण के पास। और 2019 से लेकर 2023 तक, लास्ट तक, यानी 4 साल करीब, जैसे कोविड भी शामिल है, 92,000, 90,000, सॉरी 91,900 कुछ, लगभग 92,000 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चले। 9 गुना ज्यादा, 900%। ये भारत सरकार ने जरूर किया है। अब जम्मू कश्मीर की जनता वोट, या भारत की पूरी जनता वोट अलग अलग कारणों से देती है, उसके अलग अलग इमोशनल और पॉलिटिकल उसके अपने झुकाव होते हैं। तो ये देखना यह है कि क्या जम्मू कश्मीर की जनता ने वोटिंग के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है, जी, देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। आलोक जी की बात को ही पुरुषोत्तम जी मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। बहुत बड़ी बात कही है। जम्मू कश्मीर में हो रहे मतदान में जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिस तरीके से लोगों की जमहूरियत पर आस्था देखी जा रही है, उससे ये बात तो तय है, जैसा आलोक जी भी कह रहे हैं, और मैं सहमत हूं इससे, कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के बॉस लोगों के नींदें उड़ी होंगी। जी बिल्कुल। देखिए, यह तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, और 5 अगस्त 2019 के बाद से ही जिस तरह से प्रोएक्टिव और एक साहसिक निर्णय लिया,
उस समय याद करें देश में क्या माहौल था, किस तरह की एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसको केंद्र सरकार ने अपनी सूझबूझ से बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं किया कि एक तरह से उसको कोई यह आरोप लगा दे कि दमनकारी नीति पर सरकार चल रही है, दूसरी तरफ बिल्कुल एक जो विकास की योजनाएं होती हैं, जिस तरह से शांति बहाली का काम हुआ, दिल जीतने का काम हुआ, ये सबसे बड़ा काम हुआ है। वहाँ पे कई बार प्रधानमंत्री गए, कई बार गृह मंत्री गए, वहाँ एक एलजी को नियुक्त किया गया, वो तमाम तरह से अपनी उपस्थिति में सारे कामकाज देख रहे हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं। तो एक एक योजनाओं पर निगाह रखी गई गृह मंत्रालय के द्वारा। आप स्कूल कॉलेज की वार्षिक स्थिति देख लें, आज लगातार स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेजों के जो पाठ्यक्रम हैं वो समय पर पूरा हो रहे हैं, परीक्षाएं समय पर हो रही हैं। तो यह चीज़ें जो हमारे दुश्मन देश हैं या फिर जो भारत की खुशहाली नहीं चाहते, जो चाहते कि कश्मीर में एक तरह के एक आतंक का माहौल बना रहे, निश्चित रूप से उनको यह अच्छा नहीं लगेगा। और इससे पाकिस्तान को, आतंकवादियों को एक करारा जवाब मिला है। और देखिए कि वही जम्मू कश्मीर जहां पर आए दिन पथराव होते थे, आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती थी, हालांकि आतंकवादी घटनाएं अब भी छिटपुट हो रही हैं, लेकिन उसमें बहुत कमी आई है। अभी देखें 2 दिन पहले डोडा में गृह मंत्री की रैली थी, उन्होंने कहा कि चाहे जो भी हो परिणाम चुनाव का, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आतंकवाद को पनपने नहीं दिया जाएगा, हम ज़मीन के बहुत नीचे आतंकवाद को दफन करेंगे। तो यह इच्छा शक्ति केंद्र की बताती है कि किसी भी परिस्थिति में फिर से पुरानी स्थिति में कश्मीर न लौटे, इसके लिए केंद्र प्रतिबद्ध है। और निश्चित तौर पर पाकिस्तान हो या आतंकवादी शक्तियां हो, यह एक तरह से परास्त अनुभव कर रही हैं। और भारत के लिए यह शुभ संकेत है, जम्मू कश्मीर के लिए शुभ संकेत है कि इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े प्रतिशत में लोग निकल रहे हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ अजय शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। अजय शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अजय जी, 10 साल बाद, हम लोग आज वही चर्चा कर रहे थे, 10 साल बाद जमहूरियत बहाल हो रही, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर, और आज जिस ढंग से, जिस अंदाज में लोग वहाँ निकल रहे हैं, वोटिंग राइट्स के पीछे, वोटिंग राइट्स को लेकर जो उनके अंदर जुनून देखने को मिला है, उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि आप जम्मू कश्मीर को अच्छे से समझते हैं, आपने बहुत सारी कवरेज किए होंगे वहाँ पर, और पिछले 10 सालों में ऐसा क्या बदला कि आप देखिए कि 3 बजे तक का जो वो पोल प्रतिशत आया है, उसके मुताबिक 50% पोल परसेंट हो चुका है, और अभी 6 बजे तक है वहाँ पर मतदान होना है। देखिए, मुझे लगता है कि 10 साल में जिस तरीके से वहां पर तानाशाही का एक शासन स्थापित हुआ है, जिस तरह से वहां पर भ्रष्टाचार बढ़ा है, और जिस तरीके से वहां के लोगों के हाथ मारे गए, वहां पर बेरोजगारी 32% के आंकड़े पे पहुंच गई है। और स्थिति यह है कि सिर्फ 100 दिन की नरेंद्र मोदी सरकार की यदि हम तुलना कर लें तो 26 आतंकी घटनाएं हो चुकी। इतनी आतंकी घटनाएं हो जाएं और सब कुछ हो जाए, इसके बाद में लोगों को ये समझ में आता है कि यदि बदलना है इस सरकार को तो उसके लिए वोट ही देने पड़ेंगे। और इसलिए वोट ज्यादा पड़ा है, क्योंकि ये वोट बदलाव का संकेत है। क्योंकि मौजूदा सरकार से खुशी की स्थिति नहीं, रोजगार छिना, शिक्षा छिनी, उनकी सुरक्षा छिनी। हालात ये हैं कि बद से बद हालत हो रही है, लड़कियों के साथ में घटनाएं हो रही हैं, दूसरों के साथ में हो रही हैं, तो वहां आज कोई सुरक्षित नहीं महसूस करता। आज स्थिति यह है कि तमाम दावे किए गए थे अनुच्छेद 370 और 35A को कि कुछ क्लॉजेज हटाते वक्त, लेकिन हुआ क्या? असल में वो ढाक के 3 पास हो गए। सिर्फ भाषणों में सुरक्षा है, दिखावे में है। मैं अभी गया हाल में, लोग दर्द कराह रहे थे। जो बागवान थे वो ये कह रहे थे अदानी अंबानी जैसे लोगों ने सब पे कब्जा कर लिया है, अदानी ने यहाँ के सेब पे कब्जा कर दिया है, यहाँ पे खनिज पे कब्जा कर लिया है। जिस तरीके से वहां की खनिज संपदा पर कब्जा किया गया है इन पूंजीपतियों द्वारा, उससे लोग दुखी हैं। और दुखी हैं क्योंकि गुजरातियों ने आकर के वहां के ठेके पट्टों पे कब्जा कर लिया है।
तो यह अपने आप में दर्शाता है कि वहां संपत्ति छीनने के लिए, वहां की खनिज संपदा छीनने के लिए, वहां के काम और व्यवसाय पर कब्जा जमाने के लिए शायद ये अनुच्छेद 370 और 35A के क्लॉजेज को खत्म किया गया। अजय जी, आपकी बात पर एक चीज और जोड़ देता हूं मैं। आप बहुत चूंकि जो आप जवाब दे रहे हैं जिस चीज का, उस पर ये एक सवाल और जोड़ देता हूं। बीजेपी लगातार, आप भी सुनते होंगे, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में शांति है, समान जनजीवन पटरी पर उतर आया है, घाटी में चरमपंथी घटनाएं कमी आई है, लोग मुख्य धारा में लौटने लगे हैं। और उसका कंपैरिजन इस बात से किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने लंबी लंबी कतारें लगाकर वोट दिया, वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया, और अब विधानसभा चुनाव में भी लोग घरों से निकलकर अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, सबसे बड़ी चीज है कि 10 साल से वहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में प्रत्यक्ष और परोक्ष हरता रहती। वहां जिस तरीके से अधिनायकवादी शासन है, इसके बाद तो निश्चित रूप से वहां सुरक्षा हो जानी चाहिए थी, घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। याद कर लीजिए 2022 का ही कितनी टारगेट किलिंग हुई थी, वो घटनाएं याद करिए। कश्मीरी पंडित सबसे ज्यादा मारे गए हैं तो इस रिजीम में मारे गए। जो वहां पर बचे, जो बेचारे पुनर्वासित हुए थे, उनको चुन चुन के मारा गया। यह घटनाएं हुई। इसके अलावा सिखों को मारा गया। जितनी आतंकी घटनाएं इस दौर में हुई हैं, इतनी आतंकी घटनाएं 10 साल के सिर्फ शासन की बात करेंगे तो न अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुई थी, न मनमोहन सिंह जी के समय में हुई थी, और ना ही उसके पहले हुई थी। 90 के दशक में हुई थी, उसके अलावा नहीं हुआ। और 90 में भी कब हुई थी? जब पीडीपी का जो है मुफ्ती, वो मुफ्ती के को गृह मंत्री बनाया गया था। वीपी सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। तारीख थी 18 जनवरी 1990, और उस काली रात को जो घटनाएं हुई और उसके बाद में वहां से कश्मीरी पंडितों को बस में लाद लाद के बाहर फेंका गया। किस तरीके से उस समय वहां गवर्नर जो था वो भारतीय जनता पार्टी का नेता मनमोहन था, और उसके बाद में भी भाजपा के लोगों ने उसके खिलाफ न धरना किया था, न प्रदर्शन किया। राजीव गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जाकर के पीएमओ के बाहर बैठ गए थे अपने सांसदों के साथ में कि वहां सेना भेजिए, लोगों को बचाइए। तो यह आप समझ लीजिए कि ये सिर्फ कहा जाता है। 5 साल में एक भी आदमी को घर नहीं दिया गया, एक भी कश्मीरी पंडित को नौकरी नहीं दी गई, जबकि मनमोहन सिंह सरकार में 5000 घर दिए गए थे, 5000 से अधिक नौकरियां दी गई थी, और इसके अलावा तमाम प्रोग्राम चलाए गए। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति है कि आप पत्थर चलाने को, जो प्रोटेस्ट में होता था, पुलिस उधर से फायरिंग करती थी, जो गोलियां चलाती थी और छर्रे वाले वो चलाते थे या चलाते थे, तो उस स्थिति में वहां से भी पथराव होता था। और ये सब जगह होता है। उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, वहां पर भी पथराव होता है। महाराष्ट्र में नहीं होता है, दिल्ली में नहीं होता है, कहां नहीं होता? पंजाब में नहीं हुआ? किसानों के साथ क्या हुआ? दोनों तरफ से वो चीजें होती। तो वो चीज अलग है। नागरिकों को मार करके, उनको डरा करके, निहत्थों को आप कहें कि आप ये कर लेंगे। इसीलिए इतना अच्छी वोटिंग हो रही है, क्योंकि कश्मीर के लोग अब बदलाव चाहते हैं। उन्होंने देख लिया अनुच्छेद 370 हटाने के नाम पर उनके साथ कैसे अत्याचार किए गए, उनके हक छीने गए हैं। यह एक चीज सामने आ रही है। जी ठीक है अजय जी। आलोक पांडे जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है आप कुछ जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल तो जरूर उसमें ऐड कर लीजिए। जिस दिन, मुझे भी एक छोटी सी वाकया याद है, 9 जून मोदी सरकार का जो 3rd टर्म है उसका शपथ ग्रहण चल रहा था, और शाम को ही वहाँ पर एक आतंकी घटना हुई। मनोज सिन्हा जी भी थे उस शपथ ग्रहण में, मैं भी मौजूद था। तो मनोज सिन्हा जी से बात हो रही थी मेरी, तो बोले हमारे यहाँ एक आतंकी घटना हो गई, मुझे तत्काल निकलना है। और बड़ी घटना हुई थी, आपको याद होगा 9 जून की तारीख मुझे अच्छी तरीके से याद है, शपथ ग्रहण का दिन था। उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ है, लगातार आतंकी घटनाएं होती जा रही हैं। और अजय शुक्ला जी अगर 26 कह रहे हैं तो निश्चित रूप से इनकी बात में दम होगा, क्योंकि ये भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। छोटी बात नहीं है कि इतने कम समय में इतनी ज़्यादा आतंकी घटनाएं हुई हैं। ये क्या संकेत देता है, ये क्या कहता है
बिल्कुल, मेरा मानना है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, दुखद है और कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर भी। लेकिन क्या इसके पहले कभी नहीं होती थी जम्मू कश्मीर में? क्या 370 तक था तो आतंकवादी घटनाएं नहीं थी? क्या ये माना जाए कि जो एक वादा था संविधान जवाहरलाल नेहरू का, सबके प्रधानमंत्री थे, उनका वादा था ना कि आर्टिकल 370 घिसते घिसते गिर जाएगा, लोगों ने उसे मोटा कर दिया, घिसते ही नहीं दिया तो तोड़ना पड़ा। भाई 370 एक परमानेंट प्रोमिस नहीं था, 35 है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लगाया गया था। तो क्या शुक्ला जी ये कहना चाहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल की गलती है? देश के हिस्से से 35 किस तरह लोकसभा विधानसभा से पारित और राज्यसभा से पारित हुआ था? स्पेशल जो प्रॉपर्टी राइट है कहाँ पारित किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से? अनकॉन्स्टिट्यूशनल जवाहरलाल नेहरू कर गए 35A और 370 जो टेम्परेरी केस पे थे, लोग अपने राजनीतिक दुकान को सेकने के लिए 75 साल से लागू रखने देना चाहते थे। तो अगर कुछ आतंकवादी घटनाएं हुई तो उसको लेकर 370 अच्छा था, जैसे 370 में जो है आतंकवादी घटनाएं होती ही नहीं थी। दूसरी बात, क्या इतनी बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में लोग हताहत हो रहे हैं? जो आते हैं चुपचाप मार के चले जाते हैं, किसी भी पंजाबी को, किसी भी काम करने वाले व्यक्ति को, किसी मजदूर को जो कायराना हरकत करते हैं, उसके बाद कौन हाथ में उससे 1 साल जी लिया, 6 महीने जी लिया सेना ने? तो ये सरकार की कार्रवाई है, ये युद्ध है जिसमें पाकिस्तान शामिल है, जिसमें बड़ी बड़ी शक्तियां शामिल है और जिसमें भारत का इकोसिस्टम शामिल है, जो बैठ करके प्रिवेंट करते हैं उन आतंकवादियों को और राष्ट्रद्रोहियों को। अब आप टोकिएगा नहीं, आतंकवादी को बहुत सुना है मैंने। एक बात और मैं कहता हूँ कि जब अभी 60% ज्यादा लोग हो रहे हैं, जरा सुप्रीम से पूछेगा कि एक सरकार से दूसरी सरकार आती थी, जम्मू कश्मीर के लोग नाराज होते थे तो 60% के आसपास मत जाता था। 12-13% में ये टेररिस्ट समर्थक सरकारें बदलिया करते थे और सरकारें चुना करते थे। और मैं जनता की चोट पे कह रहा हूँ जी बिल्कुल, ये वक्त भी था, बिल्कुल बिल्कुल वो वक्त भी था कि जब बूथ में एक एक मत पड़ा करते थे और आज वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई। आलोक जी आपके पास आऊंगा, शैलेंद्र जी के पास चलते हैं। शैलेंद्र जी, जम्मू कश्मीर में एक लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर रीजनल पार्टियां ही बेहतर करती रही। राष्ट्रीय पार्टियों को उन्हीं के सहारे वहाँ की राजनीति करनी पड़ती है। 10 साल पहले भी 2014 में भी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए पीडीपी का साथ लेना पड़ा और इस बार भी हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। देखिए, इस तरह के क्षेत्रों में क्षेत्रवाद का एक असर देखा जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं। जम्मू एंड कश्मीर में क्षेत्रवाद बहुत ज्यादा है। वो चाहते हैं कि उनके बारे में जो कश्मीर क्षेत्र के रहने वाले वही तय करें और उसके पीछे कहीं न कहीं से धार्मिक मुद्दा भी है। उनको ये लगता है कि हमारी बातें हमारे कौम के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग ही बेहतर समझ सकते हैं, वही करें। उनके अंदर इतने दिनों में इस तरह की बातें भर दी गई या जिस तरह की परिस्थितियों में वापस जाइए, जिस समय देश आजाद हुआ उस समय में जिस तरह का अवसर दिया गया था कि आप चाहे तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में शामिल हों या अपने आप को स्वतंत्र घोषित करें, ये 3 ही ऑप्शन था। तो इन्होंने अपने को स्वतंत्र रखने की कोशिश की। तो उनके दिमाग में ये है कि हम स्वतंत्र हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत पहले मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था तो ट्रेन से यात्रा करते हुए बहुत से कश्मीरियों से जब रास्ते में बातें हुई, उन से घनिष्ठता बढ़ी, तो लगा कि ये दिली तौर पर नहीं चाहते हैं भारत को जुड़ना। तो हम लोग सभी के दिमाग में था जबरदस्ती लगे हुए। बाद में समझ आया सामूहिक रूप से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अपनी सुरक्षा के लिहाज से। फिर अब जिस हिसाब से अभी मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया वो डिफरेंस, तो उनके अंदर एक परिवर्तन है। उसके पीछे दोनों कारण हैं, एक तरफ शक्ति सुरक्षा और दूसरी तरफ विकास, और इन दोनों को एक साथ किया जा रहा है उन सारी सुविधाओं के साथ कि देखिए आप आजाद होकर कुछ नहीं कर पाएंगे और जिस देश की नजर आपके ऊपर है वो आपको आजाद रहने भी नहीं देगा। आप यहीं पर रहिए, आप हमारे अंग हैं, हम आपको अपना समझते हैं और ये हम आपको दे रहे हैं, ले नहीं रहे। तो उसका इम्पैक्ट भी हो सकता है।
अच्छा, एक बात और बताया हमने, और बातें जब वहाँ समझी थी तो आमतौर पे उन लोगों का विरोध है पीडीपी से भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो तो फारूक अब्दुल्ला साहब उनसे भी और महबूबा जी से भी, वो लोग कहते हैं सब अपने लिए इन्होंने किया। तो कोई गारंटी नहीं है कि इस बार कुछ चौंकाने वाला भी परिणाम वहां पर आए, और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का निकलना वहां पर यह दर्शाता है कि आप किसी को बहुत दिनों तक बांध करके या बरगला करके नहीं रख सकते हैं। हाँ, जब बिल्कुल कहीं मौका मिलेगा बिल्कुल, तो बिल्कुल, फिर से बिल्कुल। स्वतः स्फूर्त भाव से बाहर निकलेंगे। हाँ, और बिल्कुल जब बिल्कुल, ये शैलेंद्र लोगों ने जी, कदम उठा ठीक ही लिया है, है, बिल्कुल शैलेंद्र जी, बाहर आ ही आपके पास गए आऊंगा। हैं। अजय जी से भी एक सवाल कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी। आपके पास आऊंगा। अजय जी से भी एक सवाल और कर लेता हूँ। अजय जी, आपने देखा होगा गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 में जो नए नियम नोटिफाई किए हैं, उसके तहत एलजी को बहुत सारी पावर दे दी गई है। वहाँ की पुलिस, वहाँ की कानून व्यवस्था और वहाँ के अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग वो अब एलजी के हाथ में होगी। तो सत्ता में अप्रोच एक तरीके से अधिकार तो पहले ही बीजेपी ने कर लिया है, इसलिए इसे क्या माना जाए, मतलब इस चुनाव को क्या माना जाए? सत्ता में तो पहले से ही बीजेपी का कब्जा पहले ही उन्होंने कर रखा है कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन होगा वही जो एलजी चाहेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये कब्जा तो भारतीय जनता पार्टी ने अवैध तौर पे वहां कर लिया है, क्योंकि यूटी बना दिया गया है। और इसीलिए जो राजनीतिक दल आज चुनाव लड़ रहे हैं, सभी, खुद नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं, खुद वही कह के आए हैं, कोई और की बात नहीं करता हूं, कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जिस दिन पूर्ण राज्य का दर्जा हो जाएगा उस दिन वो अख्तियार खत्म हो जाएंगे। बहरहाल जैसे ही सरकार बनेगी, जो भी वहां की विधानसभा बनेगी, वो विधानसभा प्रस्ताव पारित करेगी। और अनुच्छेद 370 खत्म नहीं हुआ, पहले तो ये जान लीजिए, उसके सिर्फ 2 क्लाजेज खत्म हुए हैं। यह संवैधानिक चीज है। अनुच्छेद 370 का ही इस्तेमाल करके हमने वो खत्म किया है और ये सारी चीजें करी हैं। अनुच्छेद 370 ही अधिकार देता है। यदि अनुच्छेद 370 खत्म हो जाएगा तो कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं रहेगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख। तो इसलिए समझ लीजिए वो कायम है और वो है। अब दूसरी चीज, मैं एक चीज कहता हूं, ये सारी चीजें, मैं आंकड़ा देख रहा था, भारत सरकार का गृह मंत्रालय ने जवाब दिया था। गृह मंत्रालय के जवाब के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 176% की बढ़ोतरी हुई। 176% की। आप समझ सकते हैं कि यह आंकड़ा अपने आप में छिपाया जाता है चीजों को। उन तथ्यों पे यदि गौर करें और इन्हीं के आंकड़े देखें तो ये बता देते हैं कि न सिर्फ आतंकी घटनाएं, वहां मरने वाले जवानों की संख्या, शांति काल में कभी भी वहां पर इतनी हादसे, इतनी घटनाएं नहीं हुई जितनी इस दौर में हुई। इसलिए वहां की जनता इस बार इसको खड़े ढंग से चाहती है कि जैसे भी हो सरकार बदल के आए और उसके बाद वो अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित करे और फिर केंद्र से यह लड़ाई लड़ने के लिए एक मंच होना चाहिए। क्योंकि आज तो एक पक्षी है, आज सिर्फ एलजी जो चाहेगा वही कर रहा है। ठीक है, तो अजय जी वक्त कम है, अजय जी वक्त कम है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। पुरुषोत्तम जी, अजय जी, आलोक जी और शैलेंद्र जी, आप चारों का शुक्रिया करूंगा। जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बनेगी, कौन जीतेगा ये और कौन हारेगा, इसका पता तो काउंटिंग के दिन ही, यानी कि 8 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा। लेकिन आज कश्मीर में लोकतंत्र जीता है, ये कश्मीर के लिए भी शुभ संकेत है और देश के लिए भी शुभ संकेत है। ये उस प्रोपेगंडा को भी ध्वस्त करने वाला है जिसका कश्मीर लंबे समय से शिकार रहा है। लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए टीवी 27 न्यूज़ की ओर से जम्मू कश्मीर के सभी वोटर्स को बहुत बहुत बधाई। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़। नमस्कार।